कई बार हमारे घर में हो रही बहुत सामान्य सी बातचीत एक दृष्टि दे जाती है। बीती शाम मैं अपने बड़े भाई के घर गया, जो मेरा अर्जित परिवार है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं हमारे साथ काम की वजह से, स्वभाव की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से। वैसा ही एक परिवार। मैं अपनी भाभी से बात कर रहा था, जो इस देश में वायरोलॉजी की एक बहुत ही नामचीन प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं। और बातचीत के क्रम में ये बात आई कि किस तरह से वो थक गई हैं। जब मैंने पूछा कि आप क्यों थक गई हैं, तो बताने लगी कि 11वीं 12वीं में थी तो बोर्ड का प्रेशर, उसके बाद नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने का प्रेशर, फिर MBBS की पढ़ाई का प्रेशर, उसके बाद PG का प्रेशर और आगे एडवांस पढ़ाई, और उसके बाद लगातार ये डॉक्टरी की नौकरी, जिसमें हमने सरकारी संस्थानों में काम करना चुना। तो सैलरी ठीक है, सम्मानजनक है, लेकिन काम बहुत रहता है। तो सम्मान और काम के अलावा खूब सारा दबाव काम का। इन सब के बीच वो ब्रेक नहीं ले पाई। वो हमसे और अपने बेटे से ये पूछ रही थी कि किस तरीके से ये मुमकिन है, क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए या सब अटकल पर जाना चाहिए, एक अंतराल का ब्रेक लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अभी भी कोई संशय है क्या? कोविड के दौर में हम सब ने यही तो सीखा है कि जीवन की प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करें। जानते हैं उनका, डॉक्टर साहिबा का जवाब क्या था? बोली, आप लोगों के पास कोविड में समय था, इसलिए आप लोग जीवन की प्राथमिकताओं पर सोच पाए। हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम उसी दौर में कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक हमें अपनी लैब में काम करना होता था, तो हमारे पास वो फुर्सत नहीं थी। इन सब के बीच फ़ोन बजता है। फ़ोन की उस तरफ हमारी भतीजी डॉक्टर साहिबा की बेटी हैं, जो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं देश के एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में। उनके भी इम्तिहान थे, तो वो अपनी दुश्वारियों के बारे में बता रही थी। जब हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट आता है तो हम इन लोगों के पास जाते हैं। ये लोग डॉक्टर कहलाते हैं, और इनकी दुश्वारियों में सिर्फ पढ़ना, पढ़ाना या तनाव भर शामिल नहीं है, इनकी ज़िंदगी पर बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप शो है। शो में आज बात देश के, दुनिया के डॉक्टर्स के बारे में और इस पेशे के उन जोखिमों के बारे में होगी जिसमें उनकी क्षमता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी कार्य व्यवस्था का, उनके इर्द गिर्द के खतरों का है, और इसमें कानून और समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए ये विषय बड़ा है। आप कहेंगे आपसे व्यक्तिगत जुड़ा है, इसलिए मैं कहूँगा हम सब की ज़िंदगी से कोई ना कोई डॉक्टर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये विषय बड़ा है। केरल के एक अस्पताल का मामला है। वहाँ एक मरीज आया था, उसके हाथ में घाव था, चोट लगी थी। डॉक्टर उसकी पट्टी कर रही थी। मरीज ने कैंची भोंककर उनकी हत्या कर दी। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए केरल हाईकोर्ट ने पिनरई विजयन सरकार से पूछा कि अगर आप डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं कर सकते तो अस्पताल बंद क्यों नहीं कर देते। तो आज हम इस घटना के बहाने देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा का जायजा लेंगे बड़ी खबर में। पहले आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे, फिर आंकड़ों की तरफ चलेंगे, और फिर इस बात की तरफ कि क्या किए जाने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक समाज इन ज़रूरतों को नहीं अपनाएगा तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा। ये घटना कब की है? 10 मई की दोपहर का मामला है। कोल्लम ज़िले की कोट्टारकारा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम संदीप है। वो कोल्लम का ही रहने वाला है। ड्रग्स अब्यूज़ के लिए, नशा मुक्ति इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया। कथित तौर पर उसने अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा किया था, और झड़प के बाद खुद पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया कि उसे बचाया जाए। पुलिस की एक टीम को उसे ट्रैक करना पड़ा, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो घायल पड़ा था, पैर में चोट थी। फिर उसे मेडिकल टेस्ट और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर वंदना दास संदीप के पैर की घाव की ड्रेसिंग कर रही थी। तभी अचानक संदीप किसी बात पर भड़क गया और वहां खड़े सभी लोगों पर वहीं पड़ी हुई कैंची और छुरी, जिसे मेडिकल की भाषा में स्कैल्पल भी कहते हैं, उससे हमला कर दिया। जो पुलिस वाले उसके साथ आए थे उन्होंने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक डॉक्टर वंदना की गर्दन, सर और रीढ़ पर गंभीर चोटें आ चुकी थी। द न्यूज़ मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक संदीप को साथ ले जाने वाले एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब हम उसे अस्पताल लाए तो उसने शराब पी रखी थी और हिंसक था। वो डॉक्टर के साथ अकेला था, क्योंकि मरहम पट्टी के वक्त हमें कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती। अचानक दरवाज़ा खुला, डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागी। उसके पीछे आरोपी कैंची और छुरी के साथ और चीख रहा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मौके पर मौजूद नर्स ने भी बताया कि संदीप ने बाहर आकर पहले पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया और फिर वंदना के सिर और गर्दन पर वार कर दिया। फिर जिसने भी वंदना को बचाने की कोशिश की उन्हें भी चाकू मारा।
हमले के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और वंदना को तिरुवनंतपुरम के KIMS अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो 22 साल की थीं। कोल्लम अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में MBBS के आखिरी बरस में थी और जिस अस्पताल में ये घटना हुई वहीं पर प्रैक्टिस कर रही थी। शुरुआती दौर में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के तहत FIR दर्ज की गई थी। पीड़िता की मौत के बाद हत्या के आरोप भी जोड़ दिए गए यानी 302। रिकॉर्ड चेक हुए तो पता चला कि संदीप के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज किए गए और इन मामलों के चलते उसे नौकरी से निकाला गया। संदीप पहले एक स्कूल टीचर था। घटना के बाद केरल के कोल्लम जिले के डॉक्टरों ने 2 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया। कोट्टारक्कारा में चिकित्साकर्मी सड़कों पर उतर आए। राज्य के कुछ और अस्पतालों में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। डॉक्टरों एसोसिएशन की मांग है कि कितने वादों के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस मामले में बिना किसी फर्जी वादे के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार से अस्पतालों में सुरक्षा को मजबूत करने, मेडिकल टेस्ट के लिए अभियुक्तों को हिरासत में लाने के दौरान उचित सावधानी बरतने और तत्काल एक ट्रायल सिस्टम लागू करने की अपील की। ट्रायल सिस्टम में मरीजों को प्राथमिकता के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: इमीडिएट, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट। IMA और केरल सरकार मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदर्शनों के अलावा केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कोल्लम जिला प्रमुख से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। घटना पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मीडिया के सामने कहा कि पीड़िता हाउस सर्जन थी और इसलिए बहुत अनुभव नहीं था और जब हमला हुआ तो वो डर गई। उनके बयान का खंडन करते हुए राज्य कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन ने पूछा कि डॉक्टर के अनुभव न होने से मंत्री का क्या मतलब। मीडिया से बात करते हुए सुधाकरन का बयान, क्या उनका मतलब ये कि डॉक्टर को ड्रग्स और शराब के आदी व्यक्ति के हमले का मुकाबला करने का अनुभव नहीं था। केरल विधानसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने कहा कि डॉक्टर की हत्या ने पूरे केरल समाज को झकझोर कर रख दिया। ये खतरनाक स्थिति है कि अस्पताल सुरक्षित स्थान नहीं है और आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के चलते डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की मौत के बाद पुलिस और सरकार पर सवाल केवल विपक्ष ने नहीं उठाया, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह घटना पुलिस और सरकार की विफलता का नतीजा है। पुलिस को प्रशिक्षित किया गया था कि वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो एक युवा डॉक्टर की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागत की स्पेशल बेंच ने कहा कि पूरी तरह से सिस्टम की विफलता अस्पताल में बस होना काफ़ी नहीं। जब पुलिस जानती थी कि आदमी असामान्य व्यवहार कर रहा तो आपको उसे रोकना चाहिए। आपको अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार होना चाहिए, वरना पुलिस की ज़रूरत क्या है। समय के साथ हम लापरवाह हो गए। क्या आप इस लड़की के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? अदालत ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी कई मौक़ों पर चेतावनी दी थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं होंगी। एक और जरूरी बात पॉइंट आउट की गई कि इस घटना ने डॉक्टरों, मेडिकल के छात्रों और उनके माता पिताओं में भय का माहौल पैदा किया। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, नतीजतन जो हज़ारों रोगी इलाज से वंचित हैं, क्या आप उनका जिम्मा लेंगे? क्या आप हड़ताल के कारण आज किसी मरीज को हुई किसी भी समस्या के लिए डॉक्टरों को दोष दे सकते हैं? इसके बाद केरल सरकार ने फैसला किया कि राज्य में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश लाया जाए। 11 मई को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में इसके लिए अध्यादेश पेश किया जाएगा और ये भी कि इसके अलावा राज्य के प्रमुख अस्पतालों में पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसक घटनाओं की वजह क्या है? ऐसी घटनाओं के पीछे क्या साइकोलॉजी है और जो डॉक्टर लोगों के इलाज में लगे हैं उनके क्या तजुर्बे हैं, ये समझते हैं। तो इतनी लंबी जर्नी में जो मैंने देखा, सुना, सोचा और एनालाइज किया, उसमें यही है कि जब भी हम किसी मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये सब भूल जाते हैं कि वो कौन है, किस समुदाय से है, कैसा क्या है। उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, ताकि उसकी जान बच सके, वो ठीक हो सके। लेकिन उसी दौरान कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसको बचा पाना इंसान के बस की बात तो नहीं होती है। उसमें भी हर एक डॉक्टर अपना बेस्ट देता है, लेकिन ये अटेंडेंट और मरीज के परिवार वालों को समझना चाहिए कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर भी आपकी तरह ही है। वो बस उस विद्या को पढ़ा है और उसका उपयोग करके आपके मरीज को ठीक करने का प्रयास कर रहा है, वो नहीं देता। लेकिन वो एकदम से ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा उनका कुछ मानसिक स्थिति हो जाती है कि वो पूरा ब्लेम डॉक्टर पे लगा देते हैं। मैं एक बहुत बेकार सा एग्जाम्पल कह सकता हूँ इसको, कि किसी व्यक्ति ने शराब पी, अपने पैसे से पी, अपनी मर्जी से पी, वो बिना हेलमेट के जा रहा था, कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसका चोट ऐसी लगी कि जो जीवन को उसके ले सकती है। लेकिन वो जब डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर की क्या गलती है? वो अनकॉन्शियस स्टेट में आया, उसका बीपी नहीं है, फिर भी डॉक्टर प्रयास करके बहुत हद तक मरीजों को बचा लिया जाता है।
कुछ मरीज नहीं बच पाते हैं, वो टाइम से या तो आ नहीं पाते या हमारे बस की बात नहीं होती, ये पब्लिक को समझना होगा। माहौल पब्लिक इस तरह का कर देती कि एक पेशेंट के साथ 10-10, 20-20 लोग आते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं होता। मैं अभी भी कहता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, वो केवल माहौल को और सिस्टम को बिगाड़ने के लिए आते हैं। उस समय एक डर का माहौल है, ऐसा लगता है कि जो हम अपना बेस्ट दे पाते, काश हम उसको और अच्छा कर पाते, तो उस समय हम मरीज को बचाने की जगह ये सोचते हैं कि यार हमारे बचाने के लाले तो नहीं पड़ जाएंगे। यही एक कंडीशन रहती है, ये बहुत बहुत कॉमन है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। पूरे देश के डॉक्टर्स स्तब्ध हैं इस घटना से। और जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वो लोग भी इससे बड़े शॉक्ड हैं और डिप्रेस हैं कि क्या हमें इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। एक ऐसा देश जिसमें हम कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स की कमी है, उस देश के अंदर एक यंग डॉक्टर को, 22 साल की बच्ची को जो अभी डॉक्टर बन के आई होगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वो जॉब पर थी, रेजिडेंट थी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसको पुलिस प्रोटेक्शन में एक कैदी आता है, उसके इलाज के लिए लाते हैं पुलिस, और उनके सामने उनकी प्रेजेंस में वो उस बच्ची को चाकू से, गर्दन में चाकू घोंप के उसे जान से मार देता है और कोई कुछ नहीं बोलता। तो ऐसी स्थिति में तो कोई कैसे डॉक्टर बनेगा। और फिर जो ये सब लोग जो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को इंटेलेक्ट कहते हैं, या जो ह्यूमन राइट वाले लोग हैं, जब डॉक्टर्स पे कुछ बीतती है तो ये सब लोग बड़े चुप हो जाते हैं। ये लोग, कोई नहीं बोलता कि फिर जब डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें कौन बचाएगा। जब डॉक्टर्स अपने हक के लिए कभी हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, केवल इमरजेंसी चालू रख के बाकी ओपीडी बंद करते हैं, तो सबसे ज्यादा हल्ला ये मचाते हैं कि डॉक्टर प्रोफेशन तो नोबल प्रोफेशन है। अरे नोबल प्रोफेशन तो तभी रहेगा डॉक्टर जब जिंदा रहेगा। अगर इस तरह से गुंडे डॉक्टर्स को मार देंगे सरेआम इलाज करते हुए, तो आप किससे इलाज कराने जाएंगे। We get bites, huh? And we get the beat, we get strike, and the things it's the same thing is repeating every time. So this time, what happens is a life is lost. So what we demand is we need a protection. We need the protection of our life. I gathered here to protest against such a brutal incident that happened yesterday. So everybody must be knowing that a kid actually, a house surgeon, 23-year-old girl was brutally murdered. And that was also in the presence of 3 or 4 policemen, and nobody even tried to stop the criminal. Instead of stopping them, everybody ran away, and the only girl who hasn't seen anything like that, she was like perplexed. She stood there, and the staff was telling her she fell down running away from this criminal. केरल में डॉक्टर बन्ना दास की हत्या इकलौता मामला नहीं जिसमें मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मारपीट या हिंसा हुई हो। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2019 तक भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हिंसा की 153 घटनाएं दर्ज हुई। आप कहेंगे आंकड़ा बहुत छोटा, लेकिन ये किसी गैर युद्धग्रस्त देश के लिए बड़ा आंकड़ा है। कोरोना काल में हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बड़ी वृद्धि हुई। 2020 में 225 और 21 में 110 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद सरकार ने महामारी एक्ट के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया और राज्य सरकारों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म बनाने को कहा। अध्यादेश में हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हिंसा के मामलों में 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान, और गंभीर चोट के मामले में 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। पर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें महामारी एक्ट के तहत अध्यादेश नहीं बल्कि एक देशव्यापी कानून चाहिए। इस तरह का एक कानून डॉक्टर हर्षवर्धन के स्वास्थ्य मंत्री रहते 2019 में ड्राफ्ट किया गया था। ये ड्राफ्ट बिल डॉक्टर्स, नर्स, पैरा मेडिकल वर्कर, मेडिकल स्टूडेंट और एम्बुलेंस ड्राइवर समेत सभी हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया था। इसमें अस्पतालों, क्लिनिकों और एम्बुलेंस को भी नुकसान से रोकने के प्रावधान थे। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति जो हिंसा करता है, ऐसी हिंसा को बढ़ावा देता है, उसे 6 महीने से 5 साल तक की कैद के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर वर्कर्स को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे 2 लाख से 10 लाख तक के जुर्माने के साथ साथ 3 साल से 10 साल तक की कैद होगी। पर यह ड्राफ्ट बिल ड्राफ्ट रह गया, कभी संसद में पेश नहीं हो पाया, लेकिन इसकी मांग समय समय पर लोकसभा सदस्यों से लेकर आईएमए तक की ओर से होती रहती है। एक सेंट्रल एक्ट के लिए हम लोग पिछले कई सालों से सरकार को लिख रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस ऑन द डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक पास होना चाहिए। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की, क्यों नहीं पास करती है, हु इज स्टॉपिंग देम, उन्हें कौन बाध्य कर रहा है कि नहीं बना सकते, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक चीज बताइए, जब कोविड के दौरान एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक एक्ट लाया गया
जो हम डिमांड कर रहे हैं नॉर्मल एक्ट में, वो एक्ट लाया गया अगेंस्ट द वायलेंस ऑन द डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर पेंडेमिक में लाया जा सकता है घंटों के अंदर, तो वो अब क्यों नहीं लाया जा सकता? अगर पेंडेमिक में हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या नॉर्मल डेज में एक्सेप्टेबल है? तो हमारी डिमांड नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है। हम कोई यूनियन, ट्रेड यूनियन थोड़ी ना है जो डिमांड करेंगे। हमारा तो धर्म ही पब्लिक की सेवा करना है। इस घटना में तो नहीं, लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव पर देखें तो हिंसक घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह मेडिकल नेग्लिजेंस को बताया जाता है। मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सकीय लापरवाही। पिछले साल यानी 28 मार्च 2022 को इसी तरह का एक मामला राजस्थान के दौसा जिले से आया था, जहां एक गर्भवती महिला की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान मौत हुई। मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और प्रसव करवा रही डॉक्टर रचना शर्मा के खिलाफ IPC की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अगले दिन यानी 29 मार्च को डॉक्टर शर्मा ने सुसाइड कर लिया। एक डॉक्टर का आत्महत्या करना अपने आप में खबर थी, लेकिन इस मामले को और बड़ा बनाया अर्चना शर्मा की सुसाइड नोट में लिखी एक बात ने। मृतक डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि डॉक्टर्स को प्रताड़ित करना बंद करो। इसके बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन शुरू हुआ, साथ ही चिकित्सकीय लापरवाही पर भी बहस शुरू हुई। इस तरह के मामलों को कैसे डील किया जाना चाहिए और इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आप देखिए, आधा करके डॉक्टर ने वो कर दिया, उसको मार दिया, और उसमें वो देखते ही नहीं है कि उसमें डॉक्टर की गलती है या नहीं है? तो पब्लिक का परसेप्शन उस तरह से चेंज कर दिया गया है पिछले 10 सालों में। डॉक्टर को एक कंज्यूमर फोरम के अंदर ला दिया गया है। वो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट करके वो कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर करा दिया गया है। डॉक्टर इज नॉट सर्विस प्रोवाइडर। डॉक्टर जो डील करता है वो ह्यूमन लाइफ से डील करता है। बड़ा सेंसिटिव प्रोफेशन है। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो 24/7 365 डेज उसी तल्लीनता से, उसी जज्बे के साथ काम करता है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा प्रोफेशन है? आप अरबों रुपया दे दीजिए, क्या आप रात को कोई शोरूम खुलवा के कपड़ा ले सकते हैं? मिठाई की दुकान खुलवा के मिठाई ले सकते हैं? जाहिर है ऐसी घटनाएं केवल कानून बनाने से तो रुकेंगी नहीं। इसके लिए समाज और सरकार की ओर से किस तरह की जागरूकता की जरूरत है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई डॉक्टर काम करता है, अगर उसको सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, किसी भी व्यक्ति को सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो अपनी जो भी उसकी विद्या है, जो भी उसकी नॉलेज है, उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करके अपने मरीज को बचाता है या अपने काम को करता है। एक सख्त कानून अगर डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए आता है तो ये बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमने कल इसको, जब हमने कैंडल मार्च किया था, श्रद्धांजलि दी थी जो हमारी केरल के डॉक्टर्स हैं उनके लिए, तो साथ में हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जो बहुत पहले से मांग चल रही है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिस समय लागू हो जाएगा, एक हमें सुरक्षा का एक माहौल सा लगेगा और हम बहुत अच्छा उसको अपनी सर्विसेज को दे पाएंगे। तो सुरक्षित माहौल में काम करना ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारी जायज मांग है, ताकि जब हम सुरक्षित रहेंगे, हम अच्छी सर्विस देंगे, तो इसमें पब्लिक का ही तो फायदा है, इसमें सबका फायदा है। तो सर, ये हमें और आपको मिलके थोड़ा समाज का परिप्रेक्ष्य बदलना पड़ेगा। मैं जानता हूं एक दिन में नहीं होगा, पर शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। अगर हम इसी तरह से चलने देंगे, एक दिन वो दूर नहीं है सर। आज भी इंडियन डॉक्टर्स की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है ना सर? मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, काउंसिल मेंबर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। वर्ल्ड में जाता हूँ मैं मीटिंग्स में, मैं हर जगह जाता हूँ। हर जगह मैंने आपको कहा ना, हर कंट्री में जो उनकी नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है उसकी बहुत बड़ी वक़्त है, उसकी बहुत बड़ी से है, सिवाय इंडिया के। इंडिया में सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स चलती है। इंडिया में कोएक्स के खिलाफ, झोला छाप के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होता कि वो एक लोकेलिटी का है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, उसके पास 1000 वोट हैं, तो इसलिए कोई नेता, कोई एडमिनिस्ट्रेटर पे एक्शन नहीं लेता। आज इंटरनेशनल नर्स डे है। हमारे समाज में नर्सेज जो योगदान देती हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए 1965 से 12 मई को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इस दिवस को मनाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के दिन। फ्लोरेंस इंग्लैंड की एक समाज सुधारक थी, शुरुआत में सांख्यिकीविद, बाद में आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक। क्रिमियन जंग के दौरान नर्स के प्रबंधक और प्रशिक्षक के रूप में उनके काम ने उन्हें पहचान दिलाई। आज हम हर साल ये दिन मनाते हैं, लेकिन केवल मनाने से क्या होगा? डॉक्टरों और नर्सों की अहमियत जानिए, उनका हमारे समाज में जो योगदान है उसको समझिए। वो कहीं कोई गलती करते हैं तो उसके लिए भी वैधानिक कदम उठाइए, लेकिन डॉक्टरों के साथ हिंसा कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। वो बहुत दबाव में काम करते हैं, बहुत अध्ययन के बाद इस मकाम तक पहुंचते हैं, तो उन्हें सम्मान और उनकी सुरक्षा ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए।
आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अमूमन इसके बाद सोमवार को मुलाकात होती है, लेकिन शनिवार का दिन 13 तारीख का दिन कर्नाटका राज्य के चुनावी नतीजों के लिए आरक्षित है। इसलिए सुबह से हम भी स्टूडियो में प्रस्तुत होंगे और बताएंगे आपको कर्नाटक के राजनीतिक रुझानों, नतीजों और मायनों की कहानी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का और अपने डॉक्टर्स का, अपने मेडिकल कर्मियों का खूब ख्याल रखिए।